अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म कैसे होता है, किस तरह से हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है और किस तरह से ये एक्सहेल आउट होती है। तो इस टॉपिक में हमने जो मेन चीज़ें डिस्कस करनी है वो ब्रीथिंग है और इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन पढ़ेंगे और इसके अलावा कंट्रोल ऑफ द ब्रीथिंग रेट कैसे कंट्रोल किया जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, इस सब को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आइए चलते हैं ब्रीथिंग की तरफ। ब्रीथिंग एक फिज़िकल मूवमेंट है ऐसे ऑर्गन्स की जिसमें जो कि गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि गैसियस एक्सचेंज में ह्यूमंस के अंदर देखा जाए तो लंग्स इसमें शामिल हैं और रिब्स इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो भी मूवमेंट होती है जिस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते वक्त, ये प्रोसेस जो है ये चेंजिंग क्या कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है, ठीक है। ये मूवमेंट ब्रीथिंग कहलाती है। ब्रीथिंग की दो फेजेस होती हैं, एक है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्पायरेशन और इसे इनहेलेशन का नाम भी देते हैं। इनहेलेशन के दौरान होना क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है उसे लंग्स के अंदर लेकर जाना होता है, ठीक। तो होना किस तरह से है, इसके दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे ही रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, यानी कि बाहर की तरफ होना शुरू हो जाते हैं। इसी टाइम पे, यानी कि जिस टाइम पे रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो डोम शेप डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और पीछे की तरफ हो जाता है, लॉयड हो जाता है, यानी कि रिब्स और डायफ्राम के दरमियान की जो स्पेस है जहाँ पे लंग्स मौजूद है वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक। अब एयर प्रेशर कम होने की वजह से लंग्स को फैलने के लिए जगह मिल गई, ठीक। अब लंग्स फैलेंगे तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर आना शुरू हो जाएगी, लंग एक्सपैंड करेगा, एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो बाहर की साइड से जो एयर है वो लंग्स के अंदर आना शुरू हो जाएगी। जिसके क्यों ये ऐसा क्यों होगा, बाहर से फिर एयर क्यों अंदर आएगी, क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर जो एयर का प्रेशर है उसको बराबर करने के लिए, ताकि एनवायरनमेंट में और लंग्स के अंदर प्रेशर इक्वल किया जा सके, ठीक। ये सारा का सारा प्रोसीजर हो रहा होता है इंस्पायरेशन के दौरान। लेकिन उस वक्त जब ये ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड से लंग्स में आ जाती है, तो उस दौरान एक्सपायरेशन कैसे होगी। एक्सपायरेशन में क्या करना है, जो लंग्स के अंदर एयर मौजूद है उसको एनवायरनमेंट में एक्सहेल कर देना है, बाहर निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, रिब्स मसल्स जो हैं ये रिलैक्स करते हैं, ठीक है, और रिब्स वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं, जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ पर रिब्स आ जाती हैं। अब डायफ्राम मसल्स जो थे वो भी रिलैक्स करते हैं, ठीक है, और अपनी दोबारा से डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं, जो उनका पहले ही स्ट्रक्चर था। देखें, रिब्स भी नीचे की तरफ हुए और डायफ्राम भी जो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे लॉयड हो गया था वो दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पर हो गया, आ गया, ठीक है। अब इस तरह से जो चेस्ट कैविटी थी वहाँ पर तो प्रेशर इंक्रीज हुआ ना, वहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो लंग्स पे प्रेशर पड़ा। अब लंग्स पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लंग्स के अंदर इस वक्त जो एयर मौजूद होगी वो एयर तो लंग्स से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हमने देखा होगा कि कभी ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी हमें सांस तेज़ी से आता है, कभी आहिस्ता आता है, कभी अगर रेस्ट कर रहे हो तो तब सांस का रेट कुछ और होता है, हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस वक्त ब्रीथिंग रेट कुछ होता है। तो ये कैसे हो जाता है, ये क्यों जो है ब्रीथिंग रेट चेंज हो जाता है, ठीक। नॉर्मल वैसे ब्रीथिंग रेट जो होता है वो तकरीबन 16 to 20 टाइम्स होता है पर मिनट, अगर हम रेस्ट की हालत में हैं। लेकिन अगर हम कोई हार्ड जॉब कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह अगर कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो ब्रीथिंग रेट होगा वो तकरीबन 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा। अब
ये कैसे कंट्रोल होता है ब्रीथिंग रेट, ठीक है? ब्रीथिंग रेट जो है वो ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है, उसकी मदद से कंट्रोल किया जाता है। अब रेस्पिरेटरी सेंटर कैसे कंट्रोल करेगा? देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट के लिहाज से बहुत सेंसिटिव है। जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये कम होती है या ज़्यादा होती है, तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इस बात की निशानदेही कर लेता है। लेकिन देखें, जब हम एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं या कोई भी हार्ड जॉब कर रहे होते हैं, तो उस दौरान में मसल्स सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक? अब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होनी होती है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती जाएगी, हम हार्ड वर्क करते जाएँगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये ब्लड में शामिल हो जाती है, ठीक है? अब ब्लड में तो ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद हो गई ना, तो जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तादाद नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है, ये स्टिमुलेट कर देता है ब्रेन को कि इसने क्या करना है, ये मैसेज भेजता है रिब मसल्स की तरफ, जो कि इंटरकोस्टल मसल्स थे, उसकी तरफ मैसेज भेजता है, और डायफ्राम के जो मसल्स हैं इनकी तरफ मैसेज भेजता है कि ताकि इनके जो मसल्स हैं वो तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और तेज़ी के साथ रिलैक्स करें, ताकि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो तेज़ी से चले और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में शामिल हो चुकी है, उसको जल्दी से बॉडी से बाहर एक्सहेल कर दिया जाए। ठीक है? इस तरह से ये ब्रीथिंग रेट कंट्रोल कर लिया जाता है, ताकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में शामिल ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में रहेगी तो ये नुकसानदेह हो सकती है। ये जो है ना ब्रीथिंग रेट, ये हम इसे थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, नेचुरल है, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, तो ज़्यादा अरसा के लिए, ज़्यादा देर के लिए इसे रोका भी नहीं जा सकता। अब एक छोटा-सा कंपैरिज़न है एक्सपायर्ड एयर में और इंस्पायर्ड एयर में, कि जो एयर हम बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट गैसेज़ की कंसंट्रेशन क्या है, और जो एयर हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, उनके अंदर गैसेज़ की कंसंट्रेशन क्या है। तो पहले देख लेते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस 21% होती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में भी इसकी परसेंटेज जो है वो 21% ही है, तो हम वही वाली हवा इन्हेल कर रहे होते हैं, तो उस दौरान में 21% ऑक्सीजन यूज़ होती है। लेकिन जो हम गैस रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ़ ये 16% होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तादाद 0.04%, जो कि ये भी एटमॉस्फेयर की है। लेकिन अब रेस्पिरेशन के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई होती है, तो इसलिए इसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाती है, तो 4% जो है ये रिलीज़ होती है। नाइट्रोजन की अमाउंट सेम रहती है, 79 ही इन्हेल्ड एयर में है और 79% ही एक्सहेल्ड एयर में है। तो वाटर वेपर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में। और अमाउंट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, डस्ट पार्टिकल्स देखिए, जब हम इन्हेल कर रहे होते हैं एयर को, तो ये हो भी सकते हैं, कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा आलूदा इलाका है तो ज़्यादा होंगे। लेकिन जो हम एक्सपायर्ड एयर कर रहे होते हैं ना, उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं होते। टेम्परेचर वेरिएबल होता है, टेम्परेचर जो है मौसम के लिहाज से होता है। अगर मौसम सर्द है तो टेम्परेचर जो है वो कम होगा, मौसम गर्म है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक्सपायर्ड एयर है तो उसमें तो टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होता है।